अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये बहुत मुश्किल भी होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ बड़े टफ और मुश्किल होते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर सॉल्व नहीं हो पा रहे होते हैं, तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें, टॉपिक आपके पास है कि वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस होगा। तो वेक्टर्स कौन सी वाली क्वांटिटीज़ होंगी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बहुत सिंपल, अगर आप किसी भी क्वांटिटी के बारे में जानना चाहते हो तो अगर उसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे कर रही है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेक्टर्स। नॉर्मली लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, बट याद रखें जो करंट है वो कौन सी वाली क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस को ओबे नहीं करती, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस को ओबे करने का मतलब ये होगा ऐसी क्वांटिटी जिसको ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल यूज़ करना पड़े, तो वो क्वांटिटी हमेशा आपके पास कौन सी वाली होगी, वेक्टर। अब वेक्टर्स की बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वेट है, फ्रिक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन आपके पास हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास हो गई, ये सारी कौन सी वाली क्वांटिटीज़ आपके पास होती हैं, वेक्टर्स। नौ स्केलर्स क्वांटिटीज़ कौन सी वाली होंगी, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जैसे करंट है, प्रेशर है, मैस है, एटसेट्रा। और जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं 7 की 7 वो सारी आपके पास कौन सी वाली होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। 9 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक हम लोग क्या नाम देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक हम लोग क्या नाम देते हैं सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप ए के ऊपर बार प्लेस कर दोगे, इसके ऊपर एरोहेड प्लेस कर दोगे, इसको बोल्ड कर दोगे, तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन को। सिमिलरली ग्राफिकली हम लोग एक एरोहेड के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें जो लेंथ सेगमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड को। ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, टेल, और ये हेड मीन किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे डायरेक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसका एक और नेम भी होता है विच इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। इट मीन्स अगर आप किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं, इन प्लेन और फिर इन स्पेस। क्या मतलब, अगर आप प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करोगे, बट अगर आप लोग इसी चीज़ को स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फिर आप लोग एक्स एक्सिस, वाई और जेड तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कोई भी अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो हम उसको प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एनी वेक्टर है 50 न्यूटन और 30 डिग्री। अब यहाँ पे 50 न्यूटन है क्या, उसका मैग्नीट्यूड, और जो आपके पास 30 डिग्री है वो आपके पास क्या है, इसकी डायरेक्शन। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब भी आपसे ये कहा जाए कि डायरेक्शन फाइंड करें तो इट मीन्स आपने एक्चुअली किसको फाइंड करना होगा, एंगल को। एंगल हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, डायरेक्शन को। अब ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है और डायरेक्शन आपके पास कितनी है, 30 डिग्री। मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, देखें। सबसे पहला काम आपने एक स्केल को सिलेक्ट कर लेना है, कितना वेक्टर ड्रॉ करें, वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि वो 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहला काम आपने स्केल को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे स्केल क्या लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है और मैं 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अब इस स्केल के अकॉर्डिंग 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना लेंथ सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 5 सेंटीमीटर। अब इस वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो देखें। सबसे पहला काम विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल मेजर कर लो। 30 डिग्री एंगल मेजर करने के बाद फिर आप यहाँ से यहाँ तक स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन कितनी है, 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ सेगमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 न्यूटन को। याद रखिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, एंगल, और वह एंगल कौन सा वाला होगा, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अगर किसी भी एमसीक्यू में आपसे कहा जाता है कि आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करो, तो याद रखने आपने हमेशा इसी एंगल को फाइंड करना होगा, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरफ भी आया जा सकता है बट आपने इस तरफ नहीं आना। जो कन्वेंशन है वो आपके पास कौन सी वाली है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हम लोग मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो आपके पास पॉइंट P है, इसके आगे A, B किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके पास A है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई एक्सिस को। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी एमसीक्यू में आपके पास आ जाता है वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो याद रखें वहाँ पे आपको एंगल गिवन नहीं होगा, एंगल अंडरस्टूड कितना होगा, 0 डिग्री। कैसे, अगर आप एक वेक्टर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर लेंगे तो उस वेक्टर का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना बन रहा होगा, 0। जैसे कि अगर किसी वेक्टर को आप लोग वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर लेते हैं तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो अगर एमसीक्यू में वर्डिंग आपके पास आ जाती है वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो अंडरस्टूड एंगल आपके पास कितना है, 90 डिग्री, और वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो अंडरस्टूड एंगल आपके पास कितना होगा, 0 डिग्री। सिमिलरली एंगल या वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है तो इट मीन्स फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारी डायरेक्शन देखनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा एंगल मेजर करना होगा, जो कि आपके पास कितना बनेगा, 270 डिग्री। बहरहाल अगर आप प्लेन में किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आपको कितने एंगल्स रिक्वायर्ड होंगे, ओनली 1 एंगल रिक्वायर्ड। एमसीक्यू भी आपके पास आ सकता है, द नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन प्लेन, तो कितने आपके पास होंगे, सिर्फ 1। यहाँ पे एक ही पॉइंट आपके पास था, वो ये एक स्केल को सिलेक्ट करोगे और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, एंगल किस एक्सिस के साथ ड्रॉ करना है और किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, अगर आप लोग स्पेस में ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे मैंने वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, तो याद रखें यहाँ पे 3 एंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं। विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल आपके पास कौन सा वाला होगा, अल्फा, विद पॉजिटिव वाई एक्सिस कौन सा वाला होता है, बीटा, और विद जेड एक्सिस कौन सा वाला आपके पास होगा, गैमा। तो हेंस यहाँ भी आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, नंबर ऑफ एंगल्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, तो वो आपके पास कितने एंगल्स रिक्वायर्ड होंगे, याद रखें 3 एंगल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद ये हमारी बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, हमारी बुक में सिर्फ जो हम डिस्कस करते हैं वो प्लेन वाले एंगल के साथ ही डील कर रहे होते हैं और यहीं ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके पास बन रहे होते हैं। बट ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा मेजर करना पड़ जाए तो फिर अल्फ़ा बीटा गैमा कैसे मेजर करेंगे, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स ओवर ए। यहाँ पे जो ए एक्स है वो एक्स कॉम्पोनेंट है, ये बाद में हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे, और ए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। Similarly, beta is equal to cos inverse ay over a, gamma is equal to cos inverse az over a, az यहाँ पे z कंपोनेंट है, ay यहाँ पे y कंपोनेंट, और ax यहाँ पे कौन सा वाला होगा, x कंपोनेंट। और इन्हीं सारों को हम लोग डायरेक्शंस को साइंस का भी नाम देते हैं। अभी आप लोग ये रिलेशंस याद कर लो, उसके बाद हम कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर्स को। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सी वाली होगी, तो हम ए के ऊपर यहाँ पे बार या एरो हेड प्लेस नहीं करते, बल्कि हम लोग यहाँ पे एक हेड या कैप को ड्रॉ कर लेते हैं और इसको आप ए कैप या ए हेड भी पढ़ सकते हो, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर को। नाउ यूनिट वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से वाले होते हैं और रिलेशन कौन सा वाला होगा और हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, हमेशा 1, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। 2 वर्डिंग्स होती हैं, एक होता है डायरेक्शन को मेजर करना और एक होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अगर आप डायरेक्शन को मेजर करना चाहते हो तो वो आप एंगल मेजर करोगे विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट अगर आप लोग सिर्फ यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट याद रखना है, यूनिट वेक्टर डायमेंशनलेस और यूनिटलेस वेक्टर होते हैं, इसकी कोई डायमेंशंस और कोई यूनिट्स नहीं होते। इट मीन्स यूनिट वेक्टर के साथ मीटर, किलोमीटर, न्यूटन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद रिलेशन कौन सा वाला होगा, तो बहुत सिंपल है, अगर आप वेक्टर है तो वेक्टर में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और साथ उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वहाँ पे हमने क्या पुट किया हुआ है, यूनिट वेक्टर।
अब अगर मैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ, इसको यहाँ पे रखें और इस मैग्नीट्यूड को इस साइड पे आके डिवाइड कर दें, तो रिलेशन आपके पास ये बन जाएगा, ए वेक्टर ए हैट ए कैप ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। एमसीक्यू में ये वर्डिंग आ जाती है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, तो ये भी आपके पास कौन सा वाला है, यूनिट वेक्टर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी अगर आपको वेक्टर गिवन है, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यूनिट वेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मैंने एक एमसीक्यू दिया हुआ है, कोई भी आपके पास वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, नाउ आई कैप प्लस जे कैप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये वेक्टर हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखें इस वेक्टर को एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया हुआ है। जैसे ये आपके पास वेक्टर ए नॉमिनेटर में है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, द स्क्वायर ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट प्लस द स्क्वायर ऑफ वाई कॉम्पोनेंट होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस पूरे वेक्टर को हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिट वेक्टर, और ये किसका यूनिट वेक्टर होगा, ऑफ अ वेक्टर ए। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड है। अगेन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ यूनिट वेक्टर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी वाली हो सकती हैं, तो जहाँ भी आई कैप लिखा हुआ होगा तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। के कैप का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। और एन कैप मीन्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे नॉर्मल को। कुछ और एग्जांपल्स आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप एज अ होल, क्या ये सारा यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो ये भी यूनिट वेक्टर है। कैसे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो याद रखें वो 1 के बराबर आएगा। अभी आपको मैंने कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मेथड क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कॉम्पोनेंट एंड देन स्क्वायर रूट। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो बहरहाल इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा, तो ये भी यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कोई वेक्टर आ जाए 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, इसका भी अगर आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो भी 1 के बराबर ही आएगा। तो ये भी आपके पास कौन सा वाला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। नाउ ये जो आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी वेक्टर है इस सारे का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो ये भी 1 ही होगा, बट यहाँ पे साथ न्यूटन मीटर आ गया। और आपको मैंने क्या कहा था, यूनिट वेक्टर के साथ कोई यूनिट्स या कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो न्यूटन मीटर अगर आएगा तो वो यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये क्वांटिटी बन जाएगी, नॉट अ यूनिट वेक्टर। ये सारा यूनिट वेक्टर नहीं है, हालांकि इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। तो याद 7 डायमेंशन या यूनिट्स नहीं होने चाहिए थे। दोबारा वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, किसी भी वेक्टर का अगर आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो, अगर वो 1 के बराबर आ जाए और 7 यूनिट्स लिखे हुए ना हो तो वो भी यूनिट वेक्टर ही होगा। जैसे आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, ये दोनों भी वैसे ही आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपके पास कौन सी वाली है, नल वेक्टर। अगेन नल वेक्टर को रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली कैसे करेंगे, तो आप 0 लिखें, 0 के ऊपर आप क्या प्लेस कर दें, एरो हेड या बार कोई। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑर्बिट्रेरी, नॉट स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई भी आपके पास हो सकती है। बहुत सिंपल है, स्केलर्स क्वांटिटीज़ में जो रोल 0 का होता है, वेक्टर्स में वही रोल नल वेक्टर का होता है। याद रखें 0 और नल वेक्टर में डिफरेंस क्या होगा, तो 0 एक स्केलर क्वांटिटी होती है और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 0 और डायरेक्शन आपके पास कौन सी वाली होगी, ऑर्बिट्रेरी। अगर आप किसी वेक्टर में उसी के नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं आएगा, याद रखें। आप ये नहीं कह सकते कि -a + a आपस में कैंसिल हो गया, रिजल्ट 0 हो गया, नहीं। जब भी 2 वेक्टर्स को ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो 0 तो स्केलर क्वांटिटी है, तो याद रखें a + -a किसके बराबर यहाँ पे होगा, नल वेक्टर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे तो ये कौन से वाले वेक्टर्स होंगे, हैविंग सेम डायरेक्शन ओनली।
मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो उनको हम लोग क्या नाम देंगे, पैरेलल वेक्टर्स। और ये भी बहुत से एमसीक्यूज में अगर वर्डिंग पैरेलल वेक्टर्स की आ जाए तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, बिकॉज डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम तो एंगल कितना होगा, 0। पैरेलल वेक्टर्स तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा, 0। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, अगेन मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो कोई इशू नहीं है, उनमें एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और डायरेक्शन आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, अपोजिट। तो जहाँ भी सेम डायरेक्शन की वर्डिंग है कि दो वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 डिग्री होगा, और जहाँ भी आपके पास एंटी पैरेलल की वर्डिंग आएगी तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। नाउ इक्वल वेक्टर्स कौन से वाले होते हैं, हैविंग सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना लाजमी है, तब उनको हम लोग क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर्स। ऐसे ही कंकरेंट वेक्टर्स आपके पास होते हैं, पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से बहुत से वाले वेक्टर्स पास हो रहे होंगे तो उनको हम लोग कंकरेंट वेक्टर्स का नाम देंगे। बहुत से और भी होते हैं, को टर्मिनस होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स भी आपके पास होते हैं। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको मैंने बता दिए में, ये सारे आपके पास क्या होंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।